द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपका साथी बलदेव चौधरी एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके बीच गुरुकुल क्लासेज गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। प्रिय साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल ही अब तो नजदीक आ चुकी हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से बात करता हूं कि रीट पात्रता परीक्षा बिल्कुल जस्ट 2 या 3 दिन बाद जो है वो होने वाली है। प्रिय साथियों, उसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए जो एक विशेष टॉपिक पर आधारित प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूं, वो टॉपिक आपका रहेगा राजस्थान का अपवाह तंत्र। जी हाँ, कौन सा टॉपिक है साथियों? आप कहोगे कि सर राजस्थान का अपवाह तंत्र। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर जरूर कर दें और उन सभी विद्यार्थियों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें जो चाहे कहीं से भी इस रीट पात्रता के पेपर को देने वाले हैं। क्योंकि मैं आपके लिए बता देता हूं कि रीट के जो आपके क्वेश्चन अब तक नदियों से पूछे गए हैं और जो कल या परसों के पेपर में पूछे जाने की जिनकी संभावना है, मैं उन सारे प्रश्नों का जो एक तरीके से मैं आप लोगों से कहूं कि जो सारे प्रश्नों का जो सार है, उन सबको आप सबके बीच में आज मात्र एक वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। चाहे वो आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां हों, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हों, चाहे वो आप लोगों की अरब सागर में गिरने वाली नदियां हों, एक भी क्वेश्चन, एक भी नदी मैंने ऐसी नहीं छोड़ी है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना हो और वो प्रश्न मैंने आपकी प्रश्नोत्तरी में नहीं दिया हो। प्रिय साथियों, एक एक प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है। विस्तार से व्याख्या मैं आप लोगों के बीच में करूंगा और मैं एक एक नदी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि उद्गम कहां से होता है, अंत कहां पर जाकर के होता है, कौन सा बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, क्या प्रक्रिया है। एक एक छोटे से लेकर के बड़े बिंदु तक आप लोगों के बीच में चर्चा की जाएगी। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी के लिए। बिल्कुल, तो क्या आप तैयार हैं साथियों? दिव्या मीणा स्टूडियो मेरे साथ है सपोर्टरा से। अरे मेरा प्यारा ब्रह्मा आ गया, बिल्कुल ब्रह्मा। राहुल सैनी हाय, बिल्कुल हेलो भैया, बिल्कुल राधे राधे, नमस्कार स्वीटी चौधरी, बिल्कुल नरेंद्र उदय नमस्कार सर, नमस्कार भैया। दीनदयाल धौलपुर से बिल्कुल राम राम, नमस्कार, राधे राधे सभी के लिए। तो बिल्कुल, क्या आप सभी तैयार हैं? और यदि सभी तैयार हैं तो मुझे थंब का इमोजी जो है वो मुझे भेज दें ताकि मैं आपकी प्रश्नोत्तरी को आगे की तरफ बढ़ाऊं। बिल्कुल साथियों, पेपर नजदीक यदि है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सब कमर कस के इस तरह तैयार हैं कि देख लेंगे पेपर के एक एक पार्ट को, चाहे आपकी जीके वाला पार्ट हो, चाहे साइको वाला पार्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स का पार्ट हो L1 वाले विद्यार्थियों का। हम एक एक पार्ट के साथ सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो क्या साथियों, आज की जो आपकी सीरीज है इस सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाया जाए? बिल्कुल प्यारे साथियों, मैं आपकी जो सीरीज है इस सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाता हूं और आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे साथियों, आपकी जो इजाजत है वो मुझे आ चुकी है, लेकिन अभी मुझे विद्यार्थियों की जो संख्या है, जो मुझे उम्मीद थी कि मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा विशेष सेशन लेकर के आऊंगा जो आपके लिए केवल एक ही नहीं बल्कि इस तरह से काम करेगा कि जो L1 हो चाहे L2 हो, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए काम करेगा। वो संख्या अब मुझे कुछ थोड़ी जो है वो कम नजर आ रही है हालांकि, लेकिन मैं जो है आपको लेकर के चलता हूं प्रिय छात्रों आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक एक जो प्रश्न है उस प्रश्न का आप लोगों को सोच समझ करके पूरी सटीक जानकारी के साथ में आंसर देना है। क्लियर है? तो क्या आप सभी तैयार हैं? सेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है तो धैर्य बना करके रखिएगा, पेशेंस बना करके रखिएगा, लेकिन आज की सीरीज में आप ये कहोगे कि सर सच में हमें मजा आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना समय खराब किए आप लोगों को लेकर के चलता हूं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रिय दोस्तों वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बता रहा है कि चंबल की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती है?
याद रखना साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी जो है आप सब जानते हो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और याद रखना उस सबसे लंबी नदी के अंतर्गत विविध प्रकार की जो नदियां हैं वो अपने पानी को छोड़ने का काम करती हैं, और जो नदी अपने पानी को किसी विशेष नदी में छोड़ने का काम करती हैं उन छोटी छोटी नदियों को उसकी सहायक नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? आप कहोगे कि सर सहायक नदी कहते हैं। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि चंबल नदी जो है इसकी ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो एक तरीके से मैं आप लोगों से बात करता हूं कि बाईं ओर से आकर के मिलती है। क्या इसका जो सटीक आंसर रहेगा वो आपका बनास रहेगा, या मेज रहेगा, या बामनी रहेगा, या पार्वती रहेगा? प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरी आशा है कि आप सब इसका एकदम सटीक और एकदम सही आंसर दोगे। दिव्या मीणा स्टूडियो सपोर्टरा का आंसर आ चुका है कि सर इसका जो आंसर है वो 1 को लॉक कर दिया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है उसके अंतर्गत है बनास। चलो आप जब तक आंसर दीजिएगा मैं आपके लिए थोड़ी सी नदियों की विस्तार से चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि सबसे पहले हमें जो है वो नदी दी गई है, कौन सी नदी? आप कहोगे कि सर बनास नदी दी गई है। याद रखना छात्रों कि बनास नदी जो है, इस बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहोगे कि सर बनास नदी का जो उद्गम होता है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। कहां से होता है? आप कहोगे कि सर खमनौर की पहाड़ी, और खमनौर की जो पहाड़ी हैं वो राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत आती हैं? राजसमंद में आती हैं। याद रखना साथियों कि इस नदी का अंत जो होता है वो कहां से होता है? तो आप कहोगे कि सर इस नदी का अंत जो होता है वो एक गांव आता है, गांव का नाम है पदरा गांव, खंडार तहसील सवाई माधोपुर के अंतर्गत पड़ता है, जिसे रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इस नदी का क्या होता है? अंत होता है। अगली हमारे लिए दी गई है मेज नदी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि मेज नदी जो है ये नदी भी चंबल की सहायक नदी है, और मेज नदी का जो उद्गम होता है वो याद रखना एक जगह आती है, जगह का नाम है बिजौलिया। और आप सब जानते हो कि बिजौलिया जो है ये भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है, और इसी बिजौलिया में एक पठार की चर्चा भी करते हैं जिसका नाम हो जाता है उपरमाल का पठार। और याद रखना ये जो लोकेशन है ये लोकेशन भीलवाड़ा के अंतर्गत आती है, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों याद रखना कि मेज नदी का जो अंत होता है वो आप कहोगे कि सर चंबल नदी में मिलने पर होता है, और इस नदी का जो अंत होता है साथियों वो याद रखना सीनपुर गांव लाखेरी बूंदी में होता है। कहां पर होता है? सीनपुर गांव। और सीनपुर गांव जो है वो कहां पर आता है? आप कहोगे कि सर लाखेरी में आता है, और लाखेरी जो है वो कहां पर है? बूंदी के अंतर्गत है। ये जो मैंने जानकारी दी है ये मेज नदी की जानकारी है। अगली कंडीशन में आप लोगों से बात करता हूं पार्वती नदी के बारे में। साथियों याद रखना कि पार्वती नदी जो है इसका उद्गम जो होता है वो सीहोर एमपी से होता है। कहां से होता है? आप कहोगे कि सर इस नदी का उद्गम जो होता है ना वो सीहोर से होता है, और सीहोर नाम की जो जगह है वो एमपी के अंतर्गत आती है। और याद रखना कि पार्वती नदी का जो अंत होता है वो पालिया गांव राजसमंद और कोटा की सीमा पर होता है। तो अंत भी याद रखना है कि गांव आता है पालिया गांव, और पालिया गांव जो है ये याद रखना आप कहोगे कि सर सवाई माधोपुर, और आप कहोगे कि सर कोटा की सीमा पर पड़ता है। याद रखना साथियों एक नदी अभी और बची हुई है जिसका नाम हो जाता है कौन सी नदी? आप कहोगे कि सर बामनी नदी। और याद रखना कि बामनी नदी का जो उद्गम होता है वो हरिहरपुरा जो है याद रखना चित्तौड़ के अंतर्गत पड़ता है। कौन सी जगह हो जाएगी? आप कहोगे कि सर हरिहरपुरा हो जाएगा, और ये हरिहरपुरा कौन सी जगह पर पड़ता है? चित्तौड़ के अंतर्गत पड़ता है। और याद रखना कि इस नदी का जो अंत होता है वो अंत आपका भैंसरोडगढ़ में होता है। अंत कहां पर होता है? आप कहोगे कि सर भैंसरोडगढ़ में होता है, और भैंसरोडगढ़ जो है ये भी आपका चित्तौड़ के अंतर्गत ही है। तो
तो साथियों मैंने एक एक नदी का उद्गम और एक एक नदी का अंत आप लोगों को बता दिया है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग दोगे कि ये जो मैंने प्रश्न आपके बीच में दिया है, कौन सा प्रश्न दिया है। बिल्कुल आपके नजर मुझे जो है आंसर मुझे वो नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी आप उस सटीक आंसर पर नहीं पहुंच पाए हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूं। याद रखना कि चंबल नदी में निम्न में से कौन सी नदी बाईं ओर से आकर के मिलती है, तो बाईं ओर से आकर के मिलने वाली जो नदी होगी वो हो जाएगी कौन सी नदी, पार्वती नदी। तो दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि ये जो तीनों नदी हैं, ये तीनों नदी चंबल में दाईं ओर से आकर के मिलती हैं। और याद रखना कि बाईं ओर से आकर के जो मिलती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आप बता देना कि बाईं ओर से आने वाली जो नदी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी पार्वती नदी। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, जब जब ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आए नदियों के बारे में, उद्गमों से संबंधित, अंत से संबंधित, बांधों से संबंधित, तब तब थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, चंबल नदी के मुहाने से उद्गम की ओर जो बांध हैं, उन बांधों का सही क्रम क्या है? उन बांधों का सही क्रम बताना है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वो जो बांध बने हुए हैं उन बांधों का सही क्रम कौन सा रहेगा। क्या सबसे पहले इनमें कौन सा बांध आएगा? गांधी सागर आएगा कि राणा प्रताप सागर आएगा कि जवाहर सागर आएगा कि कोटा बैराज आएगा? या फिर राणा प्रताप सागर सबसे पहले है, क्या कोटा सबसे पहले है, क्या जवाहर सागर सबसे पहले है? आप लोग मुझे बताइएगा कि इनमें से जो है वो कौन सा क्रम सही रहेगा। प्रिय छात्रों, मैं आपके सामने बिल्कुल एक एक बांध के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे देखो ये नहीं पूछा। बिल्कुल भैया मीणा जी करौली, जय श्री राम। बिल्कुल भैया जय श्री राम। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा भैया कि बिल्कुल अच्छा विक्रम गुर्जर जी का आंसर आ चुका है कि सर ऑप्शन नंबर ए जो है उस एक को लॉक कर दिया जाए। मैं आपके लिए बता देता हूं कि जो हमारी चंबल नदी है और उस चंबल नदी पर जो चंबल परियोजना चल रही है, याद रखना दोस्तों ये चंबल परियोजना 2 राज्यों की है। एक राज्य जो आता है वो आता है एमपी और एक जो आता है वो आता है राजस्थान। याद रखना ये परियोजना दोनों राज्यों के अंदर 50:50 में है, यानी कि आधे आधे में फैली हुई है। क्लियर? बिल्कुल भैया यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं। अब मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि इस परियोजना के तहत हमारी चंबल नदी पर याद रखना 3 चरणों में, कितने चरणों में? आप कहोगे कि सर 3 चरणों में कितने बांध बनाए गए हैं, तो आप कहोगे कि सर 4 बांध जो हैं वो 4 बांध बनाए गए हैं। याद रखना कि चरण कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर 3 हैं। याद रखना बांध कितने हैं, तो बांध 4 हैं। ये चीज भी याद रखने के लिए है कि कितने चरणों में कितने बांधों का निर्माण किया गया। तो दोस्तों याद रखना कि 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि कौन कौन से वो 4 बांध होंगे, फिर मैं लोकेशन की भी आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले मैं 3 चरण लिखूंगा, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा प्रथम चरण के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल बिल्कुल याद रखना। अच्छा ऐसे भैया आंसर चेंज करना मना है कि पहले कुछ और आंसर दिया जाए, बाद में अपने आंसर जो है उसे बदल दिया जाए। बिल्कुल भैया आगे की तरफ देखिएगा भैया कि प्रथम चरण में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर नंबर 1 जो बांध आता है उसका नाम हो जाता है गांधी सागर बांध। जी हाँ, कौन सा बांध हो जाएगा? गांधी सागर बांध हो जाएगा। ये गांधी सागर बांध जो है याद रखना मंदसौर के अंतर्गत है, और मंदसौर जो है वो एमपी के अंतर्गत आता है। सबसे पहले इस परियोजना के तहत पहले चरण में 2 बांधों का निर्माण किया गया था। नंबर 1 गांधी सागर बांध, और याद रखना दूसरा जो आता है उसका नाम हो जाएगा कोटा बैराज। कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे कि सर कोटा बैराज हो जाएगा। कोटा बैराज जो है
ये आपका कहां पर पड़ेगा, तो आप कहोगे कि सर ये कोटा के ही अंतर्गत आएगा। याद रखना, अब मैं आप लोगों से बात करता हूं सेकंड चरण के बारे में। प्रिय दोस्तों, आप कहोगे कि सर 3 चरण 4 बांध हैं, तो पहले चरण में कितने बांध बना दिए गए, 2 बांध बना दिए गए। दूसरे चरण में याद रखना राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है, आप कहोगे कि सर इसका नाम हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर रावत भाटा के अंतर्गत है, और रावत भाटा जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। और साथियों याद रखना कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव की क्षमता वाला भी बांध यही है। याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध यदि पूछ लेता है, तो आप कहोगे कि सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला जो बांध है वो राणा प्रताप सागर ही है। बिल्कुल, ये राणा रावत भाटा जो है ये वही है जिसे राजस्थान में परमाणु नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, परमाणु नगरी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं थर्ड चरण के बारे में। तो प्रिय दोस्तों याद रखना कि तीसरे चरण में आप कहोगे 1 2 कितने बांध हो गए, 3 बांध हो गए। नंबर 1 और याद रखना जो चौथा बांध बनाया गया है जिसका नाम हो जाएगा जवाहर सागर बांध। कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे कि सर जवाहर सागर बांध हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जवाहर सागर बांध जो है याद रखना ये कोटा और बूंदी में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से कितने बांध हो गए, 4 बांध हो गए। कितने चरणों में हो गए, आप कहोगे कि सर 4 चरणों में हो गए। बिल्कुल, नमस्कार, राधे राधे। क्या लिख रहे हो भैया, विक्रम गुजर जी की पोस्टवाल सुमित मीणा कि मैं नहीं जानता यार तुझे। कोई नहीं भैया, आपको यहाँ आपस में जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जानकारी करनी है तो इन नदियों से करो यार। एक आध क्वेश्चन यदि आ भी गया तो बहुत समय पड़ा है जानकारी करने के लिए। वो कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना भी होगा क्या भैया, अरे यहाँ पर ऐसी जानकारी करने से क्या होगा, जानकारी करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। क्लियर है ना भैया विक्रम गुजर, यहाँ आपको सुमित मीना क्लियर है, यहाँ आपको जानकारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना कि मिला जो वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, अभी खुद उलझा हूं वक्त को सुलझाने में। वक्त लगता ही कितना है जुल्फों को सुलझाने में, मगर उम्र गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। पहले हमें वक्त को सुलझाना है, एक दूसरे से जानकारी नहीं निकालनी है। क्लियर है भैया, बिल्कुल 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 क्लियर है। तो याद रखना कि कितने चरणों में कितने बांध हो गए, आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो है बांध हो गए 4। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि क्या कौन सा क्रम जो है वो सही रहेगा। आप कहोगे कि सर चंबल नदी के मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम कौन सा रहेगा। तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों कि अब सही क्रम की बात की जा रही है यहाँ पर, तो मैं आपके लिए बता देता हूं। यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 1 में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। बिल्कुल दोस्तों, चारों के चारों जो बांध हैं ये बांध हमारे कहां पर बने हुए हैं, आप कहोगे कि सर चंबल पर बने हुए हैं। लेकिन एक सही सीक्वेंस में, एक सही क्रम में जो इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। सबसे पहले कोटा बैराज है, इसके बाद में जवाहर सागर है, इसके बाद में याद रखना कौन सा हो जाएगा, राणा प्रताप सागर हो जाएगा, और इसके बाद में याद रखना कौन सा हो जाएगा, गांधी सागर हो जाएगा। याद रखना क्रम कैसे पूछा है, तो मुहाने से उद्गम की ओर। पहले आप लोग ये देखिएगा कि क्रम कैसे पूछा है। क्रम ऐसे पूछा है कि जहां से इस नदी का उद्गम होता है और वहां से ये जो नदी है ये नदी कहीं और जाकर के, यानी कि सब जानते हैं कि चंबल जो है वो तो इटावा में जाकर के यूपी में मिलती है। तो याद रखना कि मुहाने से लेकर के उद्गम की ओर का क्रम पूछा है, तो उद्गम की ओर का क्रम यही रहेगा, क्योंकि उद्गम याद रखना एमपी से होता है और चंबल नदी पर
उद्गम के सबसे नजदीक जो बना हुआ बांध है वो गांधी सागर है। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर देना है। पहले क्रम को देख लीजिएगा, फिर हमें लॉक करना है। ऐसा नहीं बच्चे कि आप कैसा करो कि सबसे पहले अंत की तरफ चलो और वहां से आगे की तरफ। याद रखना, शुरू से अंत की तरफ नहीं, अंत से शुरू की तरफ हमें आना है। क्लियर है क्या सभी का? अरे क्लियर है क्या? क्या भैया दिव्या मीणा कि हाँ सर, आपकी क्लास लेने के लिए तो जीजी सी आ गया, शादी है मेरी तब भी। अरे क्या बात है रे मेरे प्यारे ब्रह्मा। अच्छा अच्छा, इतना दीवाना मेरा है कि शादी जो है उसमें से समय निकाल करके आया है। बहुत बढ़िया ब्रह्मा। ऐसे विद्यार्थियों का मैं हमारे गुरुकुल परिवार की तरफ से और हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल ब्रह्मा, तुझे सफलता जरूर मिलेगी मेरे प्यारे, कि ऐसा विद्यार्थी इतने शिद्दत के समय और हमें समय दे रहा है। अरे कोई नहीं ब्रह्मा, जहां समय देना है वहां बाद में दे लेना, पहले रीट के पेपर के लिए दे लेते हैं। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल कुलदीप मीणा जी, बिल्कुल गुड इवनिंग भैया। अच्छा, ये सवाल सबका क्लियर हुआ ना भैया कि किधर से हमें किधर की तरफ का पूछा है? तो आप कहोगे कि सर मुहाने से लेकर के उद्गम की तरफ का पूछा है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है कि सहायक नदियों के संबंध में सब जानते हैं कि जब किसी बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियां अपने पानी को ले जा करके छोड़ती हैं तो उन्हें सहायक नदी कहते हैं। और याद रखना कि सहायक नदियों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या माही नदी चाप की सहायक नदी है? क्या कालीसिल नदी चंद्रभागा की है? क्या बनास सागी की है? या पार्वती जो है वो बेंथली की है? मुझे बताइएगा साथियों, इसमें से गलत युग्म को छांटना है कि गलत कौन सा युग्म होगा। अच्छा भैया बताइएगा भैया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे आप लोग ये बताइएगा कि इसमें से जो है वो गलत आपका कौन सा रहेगा। क्या भैया? बिल्कुल माही चाप जो है ये माही की सहायक नदी है। क्या चंद्रभागा काली सिल की है? क्या सागी बनास की है? क्या बेंथली जो है वो पार्वती की सहायक नदी है? इनमें से गलत बात निकालनी है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसा संबंध हमें देखना है कि जो युग्म सुमेलित नहीं हो। इस चीज को याद रखना। ये अध्यापक भर्ती के पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। नहीं शब्द जोड़ देता है और हम उस नहीं को जल्दीबाजी में पढ़ ही नहीं पाते हैं। मैं चलता हूं आपके ऑप्शनों की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके आंसर जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं भैया। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि सर ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल मेरे प्यारे, याद रखना, मैं आप लोगों से बताऊंगा कि क्या सागी और बनास जो हैं ये एक दूसरे की सहायक नदियां होंगी। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, चाप जो है ये माही में मिलती है, चंद्रभागा काली सिल में मिलती है, बेथली पार्वती में मिलती है, लेकिन बनास और सागी का जो संबंध है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं आपके लिए बता देता हूं मेरे प्यारे कि सागी जो नदी है, याद रखना, ये लूनी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? आप कहोगे कि सर ये जो है ना ये लूनी की सहायक नदी है। याद रखना, लूनी नदी के बारे में कई बार मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि लूनी नदी जो है उसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। याद रखना कि जब हमसे वो बात कर लेता है कौन सी नदी की, आप कहोगे लूनी नदी की, तो सर इसका जो उद्गम होता है ना वो नाग पहाड़ से होता है। और नाग पहाड़ जो है ये अजमेर के अंतर्गत आता है। और याद रखना, लूनी नदी का जो अंत होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो खंबात की खाड़ी में होता है। याद रखना, खंबात की खाड़ी का मतलब है अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि लूनी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। यदि ऐसे पूछ लेता है कि राजस्थान की ऐसी नदी जिसके आधे तक पानी खारा रहता है और आधे तक पानी मीठा रहता है, तो याद रखना वो लूनी नदी हो जाएगी। बिल्कुल याद रखना, मरुस्थल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल की गंगा कहते हैं। याद रखना, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी है।
बिल्कुल भैया, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, तभी तो इसे हम मरु गंगा या मरुस्थल की गंगा कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भैया। अच्छा, अपना बजाज, बिल्कुल मेरे प्यारे, अपना ही बजाज है, किसी और को कैसे दे देंगे। सर आज आपने क्लास नहीं ली बलवंत योगी एग्रीकल्चर। अच्छा भैया, आप ऑफलाइन क्लास वाली बातें जो हैं वो हो रही हैं क्या क्लास के अंदर? कोई नहीं, आज हमें इसके लिए खेद है कि आज आपकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स और आपकी जीके की क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि आज हम किसी जयपुर के अंदर एक मीटिंग में बिजी थे उस समय। लेकिन आने वाले समय में आपकी जो सारी क्लासें हैं वो रेगुलर रहेंगी साथियों। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो इसका आंसर जो है वो आप कहोगे कि सर बनास और सागी हो जाएगा, क्योंकि बनास जो नदी है ये तो चंबल की सहायक नदी है। याद रखना, बनास किसकी सहायक नदी है? आप कहोगे कि सर चंबल की सहायक नदी है, क्योंकि बनास नदी के बारे में मैं आपके लिए बता चुका हूं कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की, या फिर मैं ऐसे बात करता हूं कि राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहोगे कि सर बनास नदी है। कई बार की चीजें आती भी तो है ना कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी अमेजन नदी है, भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गंगा नदी है, एशिया की सबसे लंबी जो नदी है वो यांगटी शिकांग नदी है जो चीन में बहती है, भारत की सबसे लंबी गंगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी खारी। बनास नदी जो है वो याद रखना, आप कहोगे कि सर पदरा गांव खंडार तहसील सवाई माधोपुर में आकर के चंबल नदी में मिलती है, जहां त्रिवेणी संगम भी बनाती है, जिसे रामेश्वरम घाट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल भैया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर जो है वो सही होने वाला है। कि झालावाड़ में जो मनोहर थाना का किला है, पहले आप लोग ये देखिएगा कि किला कौन सा पूछा है। मनोहर थाना का किला पूछा है। ये कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? क्या ये माही और जाखम के संगम पर है? क्या सोम और माही के संगम पर है? क्या चंबल और बनास के संगम पर है? या परबन और कालीखाड़ नदी के संगम पर है? साथियों आप लोग देखिएगा, गागरोन का किला नहीं पूछा है, गागरोन वाला आंसर नहीं देना है, सबको जो आंसर देना है वो मनोहर थाना के किला का देना है। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि मनोहर थाना का जो किला है ये कौन सी नदियों जो हैं उनके संगम पर है। क्या बात है, यशवंत बता रहा है कि सर परवन और कालीखंड कर दिया जाए। यशवंत योगी एग्रीकल्चर, एक मिनट देखते हैं भैया और विद्यार्थियों के देखते हैं क्या आंसर आते हैं। मैं आपके लिए तब तक संगमों की बात कर लेता हूं। तो याद रखना प्रिय साथियों कि सोम, माही और जाखम, याद रखना कौन कौन सी नदी? आप कहोगे कि सर सोम नदी, आप कहोगे कि सर माही नदी और आप कहोगे कि सर जाखम नदी। ये जो तीनों नदी आपस में मिलती हैं और ये जो तीनों नदी आपस में मिलकर के कौन सा संगम बनाती हैं मेरे प्यारे? आप कहोगे कि सर त्रिवेणी संगम बनाती हैं, क्योंकि जिस स्थान पर तीन नदियों का मिलन होता है, तीन नदियों का संगम होता है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और याद रखना ये जो त्रिवेणी संगम बनता है एक जगह आती है नावाटापुरा, और नावाटापुरा है जो मेरे प्यारे ये डूंगरपुर के अंतर्गत है। याद रखना इसी नावाटापुरा को बेणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, जहां पर भगवान शिव की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इस बेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था संत मावजी। कौन था भैया? संत मावजी हुए थे। याद रखना इस स्थान पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इस मेले में सबसे ज्यादा जनजातियां भाग लेती हैं, इस कारण इस मेले को जनजातियों का, याद रखना, कुंभ कहते हैं, या फिर एक तरीके से मैं बात करूं तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्लियर है क्या सारी बातें? तो याद रखना कि चाहे माही और जाखम की बात कर ले तो भी स्थान यही रहेगा, चाहे सोम और माही की बात कर ले
तब भी मिलने का स्थान यही रहेगा। याद रखना, चंबल और बनास नदी का जो संगम होता है मेरे प्यारे, वो आपका गांव आता है। गांव का नाम है पदरा गांव। कौन सी तहसील? खंडार तहसील। कौन सी तहसील? याद रखना, खंडार तहसील। कौन से जिले में आती है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत आती है। इस स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। कौन से घाट? याद रखना, रामेश्वरम के नाम से। याद रखना, ये बेड़ेश्वर है, ये रामेश्वरम है। याद रखना, परबर और कालीखंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परबन और कालीखंड नदियों का जो संगम है वो झालावाड़ के अंतर्गत होता है। और इनके संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? मनोहर थाना का किला बना हुआ है। कौन सा किला बना हुआ है? मनोहर थाना का किला बना हुआ है। इट्स ओके, इट्स ओके। क्लियर है सभी विद्यार्थियों का? आगे की तरफ चलते हैं। बिल्कुल लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिल्कुल मुझे आप लोग बताइएगा कि राजस्थान में बहने वाली वह कौन सी नदी है जो राजस्थान और एमपी के बीच में, कौन कौन से राज्यों की बात कर रहा है? राजस्थान और एमपी के बीच में लगभग 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। क्या वो माही नदी होगी? क्या वो बनास नदी होगी? क्या वो यमुना होगी? क्या वो चंबल होगी? ऐसी कौन सी नदी जो लगभग 250 किलोमीटर लंबी राजस्थान और एमपी के बीच की सीमा का निर्धारण करती है? मैं देखूंगा कि प्यारे बच्चे क्या बता रहे हैं। अच्छा यशवंत योगी जी, यस क्लियर, बहुत बढ़िया भैया। सारी चीजें जो हैं वो क्लियर ही होनी चाहिए। बिल्कुल आज की जो क्लास है बहुत शानदार और जानदार क्लास है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों के बीच में लाया गया है कि जो आने वाली जो परीक्षा है उसके अंतर्गत कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं हो जो याद रखना कहीं ना कहीं अपना योगदान नहीं रखेगा। अच्छा क्या किया जाए इसका आंसर? आप बता रहे हो कि सर इसका जो आंसर है वो चंबल कर दिया जाए। बिल्कुल मेरे प्यारे याद रखना कि जो आपकी चंबल नदी है, कौन सी नदी है? आप कहोगे कि सर चंबल नदी जो है, ये चंबल नदी हमारे राजस्थान और याद रखना एमपी के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने का काम करती है। कौन कौन से राज्यों के बीच में? तो आप कहोगे कि सर राजस्थान और एमपी के बीच में। याद रखना राजस्थान के अंतर्गत जगह आती है, जगह का नाम हो जाता है पनघाट, और पनघाट जो है ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। यहाँ से ये प्राकृतिक सीमा बनाना प्रारंभ करती है। और याद रखना एमपी के अंतर्गत जगह आती है, आप कहोगे कि सर एक तरीके से पिनाहट। और याद रखना ये जो पिनाहट तक है ये अपनी क्या बनाती है? आप कहोगे कि सर प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो साथियों कौन सी नदी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर चंबल नदी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, गागरोन का जो किला है, बिल्कुल भैया वो आपको बताना है कि जल दुर्गों की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सर पानी के किनारे पर है तो जल दुर्गों की श्रेणी में ही आएगा। तो आप लोग ये बताइएगा कि ये जो किला है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? क्या सोममाई जाखम, क्या काली सिंध और आहू, या चंबल और बनास और चंद्रभागा और काली सिंध कर दी जाए? तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर आपका ये जो किला है वो किला बना हुआ है? बिल्कुल भैया 3 राज्यों में बहती है, एमपी, यूपी और राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल पूजा मीणा, बलवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी जो है उस ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। आप लोग बता रहे हो कौन सा किला? आप कह रहे हो कि सर गागरोन का किला। गागरोन का किला जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो आप कहोगे कि सर झालावाड़ के अंतर्गत आता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो काली सिंध और आहू का संगम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लॉक कर दिया जाता है। और याद रखना कि काली सिंध और आहू नदी का जिस स्थान पर मिलन होता है, एक तरीके से मैं आपसे कहूं कि जिस स्थान पर संगम होता है उस स्थान को शामेला के नाम से जाना जाता है।
किसके स्थान से सामेला के नाम से जाना जाता है उस स्थान को। और याद रखना कि इन्हीं काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है, गागरोन का किला बना हुआ है। तो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक नदियां बहती हैं? बिल्कुल बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। बिल्कुल, विद्यार्थी जो हैं वो मुझे जवाब देंगे भैया कि क्या कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं, या उदयपुर में हैं, या जयपुर में हैं, या भरतपुर के अंतर्गत हैं। मुझे आप लोग बताओ रे कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नदियों वाला संभाग है। बिल्कुल भैया, आर के सैनी नमस्कार। अच्छा, यशवंत योगी जी सामेला विवाह से संबंधित, बिल्कुल भैया, सामेला विवाह से संबंधित भी है। जब राजस्थान के वो पढ़ते हैं अपन कल्चर, कला संस्कृति, उसके अंतर्गत भी सामेला, आना जाना, मुकलाबा, ऐसी विविध प्रकार की रस्में हमारी राजस्थान के कल्चर के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं तो पिछली बार आरएस का जो पेपर हुआ था उसमें तो केवल इतना पूछा था कि राजस्थान में आड़ो शब्द का अर्थ है। तो याद रखना, ये आड़ो वही होता है कि जब किसी की शादी हो जाती है और शादी के बाद में लड़की जो है वो वर पक्ष के घर या फिर अपने, याद रखना, ससुराल पक्ष में आना जाना शुरू हो जाती है, उसी को कहते हैं आड़ो। याद रखना, क्लियर है भैया? बिल्कुल। आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग पूजा मीणा, बलवंत योगी, यशवंत योगी, केआर क्या नाम है, कोरवाल, यानी कि जो है अपनी वो एक तरीके से मैं कहूँ किरण मीणा जो है, ये हमें बता रही है कि सर इसका आंसर जो है वो कोटा कर दिया जाए। क्या बात है रे ब्रह्मा, लगता है कि तेरा दिल अब पढ़ाई पर बहुत ज्यादा आ गया है। बहुत अच्छे आंसर दे रहा है आज तो रे ब्रह्मा, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, कम से कम कहते हैं कि देर से सही लेकिन दुरुस्त आए। मेरे प्यारे, यदि शादी के बाद तेरी बुद्धि यदि अच्छे से काम करती है तो और भी अच्छी बात है रे ब्रह्मा, अब की बार रीट को पार कर जाओ भैया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल भैया, याद रखना कि सबसे ज्यादा नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा रहेगा? आप कहोगे कि सर कोटा रहेगा। क्लियर है ना? बिल्कुल 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 मेरे भैया यशवंत योगी, दिव्या मीना यानी कि अपना ब्रह्मा, पूजा मीणा, बिल्कुल बता रही है कि सर झीलों की नगरी उदयपुर है। बिल्कुल याद रखना, थोड़ी सी 2 मिनट कुछ नहीं करना, केवल कानों को एक्टिव कर लेना। कुछ बातें बोल रहा हूं वो बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। याद रखना साथियों कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा झील फिनलैंड के अंतर्गत हैं, इस कारण विश्व में झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा नदियों का जाल बांग्लादेश में है, इस कारण बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा नहरों का जो जाल है वो याद रखना पाकिस्तान के अंतर्गत है, इस कारण पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा झीलें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हैं। भारत में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें उत्तराखंड के अंतर्गत हैं। भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें राजस्थान के अंतर्गत हैं। और याद रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा झीलें उदयपुर में हैं, इस कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। जबकि राजस्थान में जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। डीग अब एक अलग जिला बन गया है, पहले डीग को भरतपुर के अंदर पढ़ा करते थे। यदि कोई दिक्कत आई हो तो स्किप करके एक बार पुनः फिर सुन लीजिएगा। क्लियर है? बिल्कुल याद रखना, झीलों की जो नगरी हो जाएगी वो उदयपुर रहेगा। बिल्कुल मेरे प्यारो, याद रखना कि सैलानियों का जो शहर कहते हैं वो उदयपुर को ही कहते हैं। सबका क्लियर हुआ कि राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां रहेंगी? तो कोटा के अंतर्गत रहेंगी। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कि किस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है? अलवर में है। पूछा जा सकता है साथियों, सीधी सीधी पहाड़ियों की भी आपसे वो बात कर सकता है कि बताओ मेरे भैया कि राजस्थान में एक तरीके से कि कौन सी पहाड़ी कहां पर है। तो पहली बात तो आप लोगों को यही याद रखना है कि सर हम जब कहते हैं, बिल्कुल 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 आप लोग कहोगे कि सर उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है, तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? क्या वहां से गंभीर नदी का उद्गम होता है?
क्या वहां से बाणगंगा का उद्गम होता है, क्या वहां से साबी का होता है, या वहां से रूपारेल नदी का उद्गम होता है? क्या बता रहे हो भैया? अच्छा, विक्रम सिंह गुर्जर बता रहे हैं कि सर डी को लॉक कर दिया जाए। यशवंत योगी, डी इज करेक्ट। कविता कुमारी भी की सर ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दिया जाए। बलवंत योगी की सर रूपारेल नदी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की तरफ देखिएगा, मैं आपके लिए बताता हूं कि बिल्कुल मेरे भैया याद रखना कि यहां से जो उद्गम होता है वो रूपारेल नदी का उद्गम होता है। याद रखना कौन सी नदी? आप कहोगे कि सर उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, और उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर हैं? आप कहोगे कि सर उदयनाथ की जो पहाड़ी हैं ये पहाड़ी सीकर के अंतर्गत हैं, और यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी याद रखना कि केवल 2 ही जिलों में तरीके से प्रवाहित होती है। एक वर्तमान में डीग और जुड़ जाएगा, और याद रखना इस नदी का जो अंत होता है वो मैं ये कहूंगा कि मथुरा और आगरा के बीच में कौन सी नदी में मिलने पर हो जाता है? तो आप कहोगे कि सर यमुना नदी में मिलने पर हो जाता है। कौन सी नदी में? आप कहोगे कि सर यमुना नदी में। याद रखना प्रिय साथियों कि लोहागढ़ का जो किला है वो इसी नदी के किनारे पर बना हुआ है। लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ का किला जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो आप कहोगे कि सर इसे कौन नहीं जानता, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। बिल्कुल भैया, कब करवाया था? तो आप कहोगे 29 फरवरी 1733। याद रखना 29 फरवरी 1733 को करवाया था। आप कहोगे कि सर बाणगंगा और रूपारेल जो नदी हैं, इन नदियों के पानी को रोक करके, इस नदी के पानी को रोक करके लोहागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो आप कहोगे कि सर महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। याद रखना कि महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। कहते हैं ना इनके बारे में कि नहीं जाटनी ने सही, व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। तो साथियों याद रखना कि महाराजा सूरजमल के ही द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? आप कहोगे कि सर लोहागढ़ के किले का। तो याद रखना कि उदयनाथ की पहाड़ियों से जिस नदी का उद्गम होता है वो हो जाएगी रूपारेल नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कि निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? क्या इसका आंसर कांतली को लॉक कर दिया जाए? क्या कांकनी होगा, क्या सूकड़ी होगा, या साबी होगा? मुझे आप लोग बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। क्या बात है, 4th ग्रेड की तैयारी कौन कर रहा है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। 9 फिरंगी 8 गोरा, भरतपुर की दीवार पर लड़े, जाट का 2 छोरा। बिल्कुल मेरे प्यारे, ये भी यही लोहागढ़ की ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल कविता कुमारी भरतपुर में। डांग का राजा धौलपुर, बिल्कुल बिल्कुल बादल जी, डांग का राजा धौलपुर। और याद रखना डांग की रानी करौली और डांग की देवी कैला देवी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बलवंत योगी जी, विक्रम सिंह गुर्जर जी मुझे बता रहे हैं कि सर सुकड़ी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, और ये जो है विक्रम ये तो बता रहा है डी, और बलवंत योगी बता रहा है कि सर सुकड़ी। अच्छा ठीक है, बलवंत एग्रीकल्चर की सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। यशवंत योगी जी भी सुकड़ी ही बता रहे हैं। अच्छा ऐसे नहीं भैया, जो चैटें आपकी आ सकी हैं याद रखना उनको डिलीट करके दोबारा से उनको एडिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ओएमआर शीट में मौका केवल एक बार दिया जाता है, और एक बार जब आपने उस गोले को रच दिया तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उसको फिर वापस से एक तरीके से हम ऑप्शन को चेंज कर सकें। क्या बात है कविता कुमारी कि सर ऑप्शन नंबर जो है वो सी को ही लॉक किया जाए। बिल्कुल मेरे प्यारों, मैं आपके लिए बता देता हूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा आपकी सूकड़ी, क्योंकि सूकड़ी नदी जो है याद रखना ये आपकी लूनी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? आप कहोगे कि सर ये लूनी की सहायक नदी है। तो जब लूनी की सहायक नदी है तो लूनी की सहायता से इसका पानी कहां पर पहुंच जाता है? आप कहोगे कि सर अरब सागर में पहुंच जाता है, और जिस नदी का पानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जाता है वो नदी आंतरिक प्रवाह की हो ही नहीं सकती।
तो याद रखना कौन सी नदी नहीं है, सूकड़ी नहीं है। और सूकड़ी में से एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान में शुष्कता के लिए कौन सी नदी फेमस है, किसके लिए, शुष्कता के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो याद रखना दोस्तों कि शुष्कता के लिए भी कौन सी नदी प्रसिद्ध है, आप कहोगे कि सर सूकड़ी नदी प्रसिद्ध है। याद रखना सूकड़ी नदी जो है इसका उद्गम देसूरी की नाल पाली से होता है। याद रखना उद्गम कहां से होता है, तो आप कहोगे कि सर देसूरी की नाल, और देसूरी की जो नाल है वो पाली के अंतर्गत आती है। याद रखना प्रिय छात्रों कि इस नदी का, सूकड़ी नदी का जो अंत होता है वो अंत कहां पर होता है, तो आप कहोगे कि सर समदड़ी बालोतरा में होता है। कहां पर होता है, समदड़ी बालोतरा में होता है। और बालोतरा से आगे ही तो लूनी नदी का पानी कैसा होता है, आप कहोगे कि सर खारा हो जाता है। क्लियर है क्या? क्या सारी बातें यहां तक की क्लियर है? बिल्कुल। मैं आपके अब ऑप्शन देखता हूं कि सर सूकड़ी लूणी की सहायक नदी है, कच्छ के रण में जाकर गुजरात में। बिल्कुल मेरे प्यारे भैया। देसूरी की नाल पाली, बिल्कुल। सर विक्रम भाई कर रहा है डिलीट, अरे ऐसे नहीं मेरे प्यारे, ऐसे डिलीट नहीं करने हैं रे विक्रम। क्लियर है? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन क्या है भैया कि वह नदी जिसका उद्गम एमपी से होता है, मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। कहने का मतलब है कि उद्गम एमपी से होता है, अंत खंबात की खाड़ी में। जल्दी से बताओ रे, सीधा सा क्वेश्चन है भैया, किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। का मैं पार्वती करूं या फिर साबरमती होगा या माही या फिर काली सिंध। एडिटिंग किसी को करनी नहीं है कि कहीं पहले आप ए दे देते हो फिर आप लोग सी आंसर देने लग जाते हो उसको डिलीट करके। ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे। अच्छा यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया यशवंत योगी जी, सारी बातें क्लियर ही होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे उम्मीद से कुछ विद्यार्थियों की जो संख्या है वो मुझे कम नजर आ रही है। अब ये पता नहीं कि शादियों में बिजी हैं या फिर कहीं और, जबकि मैं तो आपके लिए यार एक एक क्वेश्चन चुन चुन करके लेकर के आया हूं कि जब हम पेपर देने के लिए जा ही रहे हैं तो तैयारी बड़ी सटीक होनी चाहिए। माही नदी का उद्गम मेहद झील एमपी से होता है। माही ओ नदी, क्या बात है रे। अच्छा बादल मीना डांग का राजा बता रहा है कि सर जो है ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। कविता कुमारी मेरा प्यारा ब्रह्मा कि सर ऑप्शन नंबर जो है वो सी को ही लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो हमारी कौन सी नदी है, आप कह रहे हो कि सर माही नदी है। याद रखना ये जो माही नदी है, इस माही नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है, क्या कंडीशन होती है, आप लोग देखिएगा भैया, मैं आपके लिए बताता हूं। आप कहोगे कि ये लो सर, बिल्कुल मजा आ गया भैया। ये जो है आपकी, ये आपकी कौन सी नदी हो गई, क्या दिखाई दे रही है सभी विद्यार्थियों को? मुझे एक बार जरूर बताएं कि क्या जो मैंने ये डायग्राम आप लोगों के सामने लगाया है एक माही नदी का, जो एक तरीके से, क्या वो सबको दिखाई दे रहा है? ये लो मेरे प्यारो, ये आपकी कौन सी नदी हो गई, माही नदी हो गई। बिल्कुल गुरुजी, मजा आ गया भाई। माही नदी जो है, इस माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप कहोगे कि सर यहां पर जो है जगह आती है मेहद झील। कौन सी झील आती है? आप कहोगे कि सर मेहद झील आती है। और याद रखना कि ये जो मेहद झील है, ये मेहद झील कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर एमपी के अंतर्गत आती है। याद रखना यहीं, और एक पहाड़ी जो है उनका नाम हो जाता है अमरेरू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाती हैं? आप कहोगे कि सर अमरेरू की पहाड़ी हो जाती हैं। यहां से इस नदी का उद्गम होता है, फिर ये राजस्थान में चलती है। और याद रखना दोस्तों, राजस्थान में जो ये नदी प्रवेश करती है वो खादू गांव से करती है। खादू गांव जो है कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर बांसवाड़ा के अंतर्गत है। यहां से राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। याद रखना माही नदी के किनारे पर छोटे छोटे
56 गांव बसे हुए हैं और इन्हीं 56 गांवों को 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? 56 का मैदान कहते हैं। याद रखना, माही नदी के किनारे को कंठ कहा जाता है और इसी क्षेत्र को कांठल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, ये आपका कौन सा संगम हो गया? आप कहोगे कि सर त्रिवेणी संगम हो गया। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है रे? 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? आप कहोगे 2 बार काटती है और अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये लो भैया कि वह नदी जिसका उद्गम एमपी से होता है, बिल्कुल गुरुजी, एमपी की मेहद झील अमरेरू की पहाड़ी से निकल रही है, अंत खंबात की खाड़ी में कर्क रेखा को 2 बार काट दिया है। याद रखना कौन सी नदी? ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दो सर, माही नदी। क्लियर है रे? अरे क्लियर है क्या? मुझे बताइएगा कि माही नदी सबका क्लियर है क्या? बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, आप यह यू आकार में, अरे उल्टे यू आकार में, सूधे यू आकार में नहीं मेरे प्यारे, उल्टे यू आकार में बहती है भैया। कौन से आकार में बहती है? उल्टे यू आकार में। कर्क रेखा को काटने पर अंग्रेजी का ए अक्षर बनाती है। कौन सा अक्षर बनाती है? अंग्रेजी का ए अक्षर बनाती है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल भैया, यस सर क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जब ऐसे चित्र आपकी गैलरी में पड़े होंगे तो कहीं ना कहीं चलते फिरते आप लोगों की नजर इन पर पड़ेगी। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट तो ले ही लेते हैं, अच्छे काम की चीज है। पता नहीं आजकल की युवा पीढ़ी है किसी और के फोटो तो रख लेती है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होते हैं उन फोटोज पर ध्यान नहीं देती है कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। यहीं पर वो बात भी तो आती है ना कि भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, लेकर के फोन युवा रजाई में पड़ा है। सुनी है क्या? भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, लेकर के फोन युवा रजाई में पड़ा है। संस्कृति के देश में ये कौन आ गई? सीता के देश में मोनालिसा छा गई। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ठीक है भैया, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। नॉट माइंड स्कैनर है, क्या बात है रे मेरे प्यारे, ऐसे ऐसे स्कैनर हमारे साथ में है तो फिर हमें अब दिक्कत है कहाँ? बिल्कुल मेरे प्यारो, दिल्ली अब दूर नहीं, बहुत जल्द सफलता आप लोगों के पास में है। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर देखना दोस्तों और ढंग से उत्तर देना है। कौन सी नदी आपके माधोपुर में नहीं बहती है? मुझे आप लोग बताइएगा कि क्या बनास नदी माधोपुर में बहती है या नहीं बहती है? क्या मोरेल नदी है? क्या गंभीर नदी है या गंभीरी नदी है? ऐसी नदी बतानी है आपको। याद रखना, ये मत कह देना कि सर यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक, एक में गंभीर एक में गंभीरी, के ई की मात्रा जबरदस्ती लगा दी। ऐसो कछू ना है मेरे प्यारे, गंभीर नदी अलग है और गंभीरी नदी अलग है। हाँ, तो मुझे आप लोग बताइएगा कि ऐसी नदी जो आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत नहीं बहती है, कौन सी नदी हो जाएगी? क्या मैं बनास नदी को कर दूं? क्या मैं मोरेल करूं? क्या मैं गंभीर करूं या फिर मैं गंभीरी करूं? कौन सी नदी जो है इसका वो सटीक आंसर रहेगा? मुझे आप लोग बताइएगा। आप कहोगे कि सर जब बात करते हैं बनास नदी की तो बनास नदी का तो अंत ही पदरा गांव सवाई माधोपुर में होता है। अंत कहां पर होता है? आप कहोगे कि सर पदरा गांव सवाई माधोपुर में होता है। तो बिल्कुल गुरुजी, ये नदी तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत बहती है। मोरेल नदी की बात करूं, बिल्कुल गुरुजी, सवाई माधोपुर में ये नदी जो है ये नदी भी प्रवाहित होती है। गंभीर नदी की बात करूं तो इसे कौन नहीं जानता भैया गंभीर नदी को, कि राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा जो बांध आता है वो पांचना बांध आता है। चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं, चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है और मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। और याद रखना दोस्तों, उस मिट्टी के बने हुए सबसे बड़े बांध में कितनी नदियों का जल आता है? 5 नदियों का जल आता है।
और जब उस बांध में इतना पानी आ जाता है बरसात होने पर कि बांध की हालत खराब हो जाती है कि अब बांध जो है वो टूट सकता है। बांध की स्थिति गंभीर होने पर वहां से एक नदी निकाली जाती है और वही नदी कौन सी हो जाएगी? गंभीर नदी हो जाएगी। तो याद रखना कि बांध की स्थिति गंभीर होने पर जिस नदी से उस बांध का पानी, पांचना बांध का पानी पांचना बांध से यमुना नदी में ले जाकर के छोड़ा जाता है, जिससे हमारे भरतपुर को सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है, वही कौन सी नदी है? गंभीर नदी है। तो याद रखना कि गंभीर नदी जो है ये भी सवाई माधोपुर के अंदर होकर के जाती है। तो याद रखना अंतिम कौन सी बची? आप कहोगे कि सर गंभीरी नदी बची। बिल्कुल साथियों, गंभीरी नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम एमपी से होता है। और याद रखना राजस्थान के अंदर केवल ये जो नदी है, यह नदी आपके प्रतापगढ़ में आकर के जो है वो समाप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी? आप कहोगे कि सर गंभीरी नदी जो है वो याद रखना यहाँ पर नहीं बहती है। क्लियर है क्या रे सारी बातें? बिल्कुल गुरुजी, सॉरी, हाँ, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत याद रखना एमपी से आती है और चित्तौड़ के अंतर्गत आकर के, प्रतापगढ़ गलती से भूल गया था, चित्तौड़ के अंतर्गत आकर के इस नदी का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। सवाई माधोपुर से इस नदी का कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सी नदी हो जाएगी? गंभीर नदी, सॉरी, गंभीरी नदी हो जाएगी। गंभीर नदी तो बहती है लेकिन गंभीरी नदी माधोपुर में नहीं बहती है। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी, सारी बातें क्लियर हैं। अच्छा ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। क्या हो गया भैया? भदावरी, बती, भैंसा, बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 नदियों के नाम हैं जो पांचने के बांध में जाकर के गिरती हैं। ओके सर, माय मिस्टेक, गंभीरी नदी चित्तौड़। अरे ठीक है भैया, चलो ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कि कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की सीमा बनाती हुई बहती है? लो भैया, सबसे सस्ता, सबसे सरल क्वेश्चन। कई बार अब तक मैंने आप लोगों से ये पूछ लिया है, कौन कौन से जिले दिए हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दिए हैं, उनके बीच की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? क्या मोरेल होगी, क्या साबरमती होगी, क्या माही होगी, या फिर सोम होगी? मुझे आप लोग बताइएगा। यशवंत योगी जी बता रहे हैं कि सर माही नदी। कौन सी नदी लॉक कर दी जाए? माही नदी लॉक कर दी जाए। बिल्कुल मेरे प्यारे, याद रखना अभी मैंने आप लोगों के बीच में एक डायग्राम निकाल करके बताया भी था कौन सी नदी से संबंधित। आप कहोगे कि सर माही नदी से संबंधित। याद रखना कि जो माही नदी है ना, वो कौन कौन से जिलों के बीच में सीमा बनाती है? तो आप कहोगे कि सर माही नदी जो है वो हम कहेंगे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में क्या बनाती हुई जाती है? आप कहोगे कि सर सीमा बनाती हुई जाती है। लो भैया, ये मैं आप लोगों के बीच में क्या ले आया? अपना राजस्थान ले आया। याद रखना ये जो ऊपरगढ़ जिला लगता है ये प्रतापगढ़ है, ये जो जिला है ये डूंगरपुर है, और ये जो जिला है ये जिला बांसवाड़ा है। याद रखना कि मैं बात करता हूं मेहद झील एमपी से एक नदी का उद्गम होता है जो खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और इस प्रकार से कुछ लंबाई तक डूंगरपुर के साथ सीमा बनाते हुए गुजरात के पंचमहल नामक स्थान पर जाकर के प्रवेश कर जाती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो सीमा बनाने वाली नदी हो गई, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर लॉक होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि माही नदी। कौन सी नदी मेरे प्यारे? आप कहोगे कि सर माही नदी। चलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? कि कोठारी नदी का उद्गम बताना है। लो भैया, जल्दी से बताओ कि कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? क्या गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है? क्या दिवेर की पहाड़ियों से होता है? क्या बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है? या बैराठ की पहाड़ियों से होता है? कोठारी नदी का उद्गम बताना है रे, बताओ जल्दी। कोठारी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है?
आप कहोगे कि सर कोठारी नदी जो है इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होगा, कि दिवेर की पहाड़ियों से होगा, कि बिजराल गांव की पहाड़ियों से होगा, कि बैराठ की पहाड़ियों से होगा। तो आप कहोगे कि सर गोगुंदा की पहाड़ी राजसमंद के अंतर्गत हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल राजसमंद में है, लेकिन याद रखना यहां से इस नदी का उद्गम नहीं होता। इस नदी का जो उद्गम होता है वो दिवेर की पहाड़ियों से होता है। याद रखना कि कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, दिवेर की पहाड़ियों से होता है। बिल्कुल गुरुजी, सीधा सा क्वेश्चन है। अगली तरफ चलते हैं कि राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं। ये लो भैया, 3 जिले आप लोगों के लिए दे दिए, और ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर त्रिवेणी संगम बनते हैं। क्या माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर तीनों में बनते हैं? क्या भीलवाड़ा, टोंक और डूंगरपुर तीनों में है, या उदयपुर, डूंगरपुर, माधोपुर में है, या टोंक, भीलवाड़ा, करौली में है? वो तीनों जिले छांटने हैं जहां पर त्रिवेणी संगम है, और ऐसा जिला अलग कर देना है जिसमें त्रिवेणी संगम नहीं बनते हैं। बताओ रे मेरे प्यारो, कौन सा जो है इसका आंसर सही बताता है, मैं देखता हूं। आप कहोगे कि सर क्या भैया, बिल्कुल दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से। बलवंत योगी जी की सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी में उदयपुर, डूंगरपुर, माधोपुर है मेरे प्यारे। अच्छा, बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी, यशवंत और बलवंत दोनों। क्या बात है रे, पूजा मीणा बता रही है कि सर ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, अभी अच्छा यशवंत योगी जी सर बी होगा करेक्ट आंसर तो। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे, देखते हैं कि अभी इसका जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। आप मुझे बता रहे हो कि सर ऑप्शन नंबर 3 पूजा बता रही है। अच्छा, बिल्कुल राजमहल टोंक के अंतर्गत भैया त्रिवेणी संगम बनता है, बिल्कुल बनता है यशवंत योगी जी। राजमहल टोंक के अंतर्गत त्रिवेणी संगम जो है वो त्रिवेणी संगम बनता है। तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि सबसे पहले दिए गए हैं सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। याद रखना मेरे प्यारे कि सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम है पदरा गांव में, भीलवाड़ा के अंतर्गत त्रिवेणी संगम है, लेकिन उदयपुर के अंदर कोई त्रिवेणी संगम नहीं बनता है। याद रखना, आपके ऑप्शन नंबर बी पर बाद में चर्चा करूंगा, पहले नीचे वाले की बात सुनो। जब उदयपुर में त्रिवेणी संगम यही नहीं बन रहा तो यहां पर कैसे बन जाएगा रे। यहां पर देखिएगा, टोंक, भीलवाड़ा, करौली। बिल्कुल गुरुजी, टोंक के अंतर्गत बनता है, भीलवाड़ा के अंतर्गत बनता है, लेकिन करौली में कहीं पर भी कोई भी नदी जो है वो त्रिवेणी संगम नहीं बनाती है। तो सटीक आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, इन तीनों जिलों के अंतर्गत 3 जो नदियां हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अच्छा ठीक है, अरे बाप रे, कैसे बता दियो रे तुमने कि ऑप्शन नंबर 3 है, लॉक कर दो गुरुजी। ऑप्शन नंबर 3 कैसे लॉक है जागो रे पूजा। याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 में जब उदयपुर है तो उदयपुर में आपने त्रिवेणी संगम कहां पर देख लिया रे। तो याद रखना कि इसका सही जो आंसर जाएगा, क्या बात है रे भूपेंद्र, ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करो। बिल्कुल मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर 2 हमने लॉक कर दिया है। अच्छा ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है भैया, कि नदी और उसके किनारे याद रखना पनपी हुई जो प्राचीन सभ्यता है। बिल्कुल मैं आपसे कह सकता हूं कि सभ्यता और नदियों से संबंधित रीट में जो है वो क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो असंगत छांटना है। क्या आयड़ नदी के किनारे पर आहड़ सभ्यता है? क्या कोठारी नदी के किनारे पर बागौर है? क्या बनास के किनारे पर गिलुंड है? क्या कांतली के किनारे पर जोधपुरा है? याद रखना, इन 4 सभ्यताओं और नदियों में से एक कोई जोड़ा ऐसा है जो गलत दिया गया है, असंगत दिया गया है। उसे आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या इसका जो है वो आंसर रह सकता है। अच्छा ठीक है, दिव्या मीना स्टूडियो सपोर्टरा कि सर गलती हो गई। नहीं मेरे प्यारे, गलती नहीं करनी है। परीक्षा से पहले आप जितनी चाहो मेरे आगे गलती कर लो, लेकिन परीक्षा वाले दिन एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि हमारा जो टारगेट है अब की बार रीट पार,
बिल्कुल भैया, क्या किया जाए? अच्छा ठीक है, विद्यार्थी मुझे बता रहे हैं पूजा मीणा कि सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। भूपेंद्र भी डी ही बता रहा है। बलवंत योगी है, यशवंत सर कांतली नदी, नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता। भैया असंगत छांटना है और असंगत आप मुझे बताओ। यहाँ पर आप कहोगे कि सर आहड़ नदी के किनारे पर, आयड़ के किनारे पर आहड़ है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। कोठारी के किनारे पर बागोर सभ्यता है, बिल्कुल है। बनास के किनारे पर गीलूंड सभ्यता है, बिल्कुल है। लेकिन कांतली के किनारे पर ये जोधपुरा सभ्यता कैसे आ गई मेरे प्यारे? याद रखना, कांतली नदी जो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जोधपुरा सभ्यता जो है वो तो साबी नदी के किनारे पर होगी। कौन सी नदी के किनारे पर? आप कहोगे कि सर साबी नदी के किनारे पर होगी। कांतली नदी की जब बात करते हैं तो एक सभ्यता आती है जिसका नाम हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये नीम का थाना, याद रखना। अब तो जिला नहीं रहा, कौन से जिले में? सीकर जिले के अंतर्गत आ गया है। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो याद रखना कि जोधपुरा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पर होगी? आप कहोगे क्या सर प्रैक्टिस मेक मैन ए परफेक्ट? बिल्कुल मेरे प्यारे, याद रखना प्रैक्टिस जो है, बार बार जो याद करना है, बार बार हमें किसी चीज का रिवीजन करना है, यही तो व्यक्ति को सक्सेस और महान बनाता है। बिल्कुल, तो याद रखना कि सटीक आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर डी कि कांतली नदी के किनारे पर, जोधपुरा नहीं, कांतली नदी के किनारे पर जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर सीकर के अंतर्गत गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। क्लियर है ना? क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है सारी बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, आप लोगों की स्क्रीन पर, राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याद रखना, गलत नहीं बताना है, और यदि गलत अब की बार बता दिया ना तो जहां पढ़ रहे हो वहीं पर आकर के तोड़ूंगा। याद रखना भैया, बिल्कुल गुरुजी कुटाई में कोई समझौता नहीं, जहां पर हैं वहीं पर गुरुजी प्रकट हो जाएंगे। तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी रहेगी? क्या इसका आंसर कांतली होगा, क्या घग्गर होगा, क्या लूणी होगा, या फिर इसका साबी कर दिया जाए? बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल, अच्छा ठीक है, घग्गर नदी कर दिया जाए गुरुजी। भूपेंद्र भी यही बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर एक जो है उसको लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल मेरे प्यारो, याद रखना कि हमारे राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी जो नदी रहेगी वो कौन सी नदी रहेगी? घग्गर नदी रहेगी। घग्गर नदी राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है। घग्गर नदी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके पाकिस्तान में जाने वाली एकमात्र नदी है। क्लियर है मेरे प्यारे? क्लियर है क्या सबका? मुझे बताओ, इसका मैंने घग्गर लॉक किया है। बिल्कुल गुरुजी, आंसर तो इसका घग्गर ही रहेगा। बिल्कुल, शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, ये लो भैया, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? फिर मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं वाले क्वेश्चन जो हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहना, थोड़ा सा सचेत रहना। तो निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नहीं होगी? क्या वाकल होगा, क्या हाथमती होगी, क्या अनास होगा, या बेतरक होगा? बताओ मुझे भैया, कौन सा हो जाएगा? किसकी? आप कह रहे हो गुरुजी कि निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? आप कहोगे कि सर साबरमती की सहायक नदी नहीं है। आप मुझे बताओ, आप कहोगे कि सर अनास को लॉक कर दो, क्योंकि अनास जो है ये माही नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक है? माही नदी की। तो सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को सही होना चाहिए भैया कि सागरमती के नाम से उद्गम स्थल पर कौन सी नदी को जाना जाता है? अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं क्या बताते हैं मुझे।
क्या होगा भैया इसका आंसर जो है, सागरमती के नाम से कौन सी नदी जो है उसे जाना जाता है। अनास एक चाप माही की, बिल्कुल भैया। अच्छा यशवंत योगी कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल मेरे प्यारे, लूणी नदी को उद्गम स्थल पर, याद रखना, उद्गम होता है नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर में है। यहां पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। तो सटीक आंसर लूणी नदी। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कि लूणी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी अरावली की मुख्य पर्वतमाला से नहीं निकलती है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लूणी की जितनी भी सहायक नदी हैं उनमें से कोई एक नदी ऐसी है जो अरावली से नहीं निकलती, नागौर की उच्च भूमि से बहकर के आती है। यानी कि याद रखना, वो उस तरफ से मिलने वाली केवल एक ही नदी है। तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो मैं बिना देरी किए आप लोगों को सीधा आंसर पर लेकर के चलता हूं। तो याद रखना, वो जोजुड़ी नदी रहेगी। कौन सी नदी? जोजुड़ी नदी रहेगी। याद रखना, ये जो जोजुड़ी नदी है इसका गांव पोंदलू गांव नागौर से उद्गम होता है। याद रखना, कहां से होता है? आप कहोगे कि सर उद्गम जो होता है ना वो पोंदलू गांव नागौर से होता है। याद रखना, कौन सी नदी की सहायक नदी है? आप कहोगे कि सर लूणी की सहायक नदी है। याद रखना, लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। किधर से भैया? आप कहोगे कि सर दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। याद रखना, और सभी जो नदियां हैं वो नदियां किधर से आकर के मिलती हैं? आप कहोगे कि सर और जो सभी नदियां हैं वो बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। दाईं ओर से मिलने वाली अकेली यदि कोई नदी है तो वो जोजुड़ी है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कि निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं है? लो भैया, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ नहीं है? क्या नंद समंद बांध है? क्या बीसलपुर बांध है? क्या ईसरदा बांध है? क्या नारायण सागर बांध है? विद्यार्थियों की काफी दिनों से डिमांड थी कि सर एक नदियों से रिलेटेड क्लास जो है वो लेकर के आओ रीट के लिए, तो आज मैं आप लोगों के बीच में वही लेकर के आया हूं भैया। तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि कौन सा बांध जो है वो भैया बनास नदी पर नहीं है। क्या बता रहे हैं रे? अच्छा, कोई बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, कोई बता रहा है कि सर सी को लॉक किया जाए। क्या होगा भैया? आप कहोगे कि सर इसका जो आंसर रहेगा वो नारायण सागर बांध रहेगा। कौन सा रहेगा? नारायण सागर बांध। प्रिय दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवाए हैं। आज की क्लास पर मैं यहीं थोड़ा पूर्ण विराम लगाता हूं। बिल्कुल यहां से आगे नदियों के और जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा साथियों। तो मुझे आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो जरूर बताएं कि क्लास कैसी रही। हमारा जो प्रयास है, हमारा जो समर्पण है वो आप लोगों के प्रति कैसा है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है आप लोगों के पास में मैसेज पहुंच जाए। बिल्कुल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।